हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14 जेपीएससी और बैकलॉग दोनों का मेंस आपके सर पे है और ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक साथ दो एग्ज़ाम में चांसेस मिल रहे हैं। जैसे प्री में हुआ, सेम थिंग मेंस में है, या तो दोनों या फिर दोनों में से किसी एक। इफ़ यू गेट ए चांस टू राइट मेंस तो आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि वन गो में यू क्लियर दिस मेस। ऐसा नहीं कि बार बार प्री क्वालिफाई करें फिर मेंस में बाहर हो जाएं, देन अगेन प्री में आप लग जाएं। और इसी के लिए हमने मेंस थ्रू पीवाईक्यू एक सीरीज़ शुरू की थी लास्ट ईयर ही। इसमें हम मेंस के आंसर लिखते हैं और आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में है और किस तरह के क्वेश्चन हैं हम पहले वो देखेंगे एंड देन इन डिटेल हम इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ जानेंगे। एग्रीकल्चर के स्टेटस क्या हैं, एग्रीकल्चर कहाँ पर स्टैंड करती है, इसमें किस तरह के इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज से किस तरह का इसको इम्पैक्ट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन से इस पर क्या असर पड़ा है, WTO में क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं, जो उसमें 3 तरह की सब्सिडी है, एम्बर बॉक्स एंड ऑल दो सब्सिडीज़, उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं एग्रीकल्चर में, और फिर हम वे फॉरवर्ड मतलब हॉलिस्टिकली, और फिर झारखंड के बारे में भी, सो दैट कुछ भी आपका पूछे अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन आंसर। और जब तक आपका पीवाईक्यूज़ पर कमांड नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। तैयारी में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो पीवाईक्यूज़ का होता है। और पीवाईक्यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, हम लगातार इस पर बात करते हैं। और जो सारी लेक्चर्स हैं मेंस 2024 का जो सिविल सर्विस हुआ था, 24 का बैकलॉग एंड देन 21 एंड 17 का बैकलॉग, ये सारे क्वेश्चंस सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर आपको मिल जाएगा। मेंस के क्वेश्चंस के साथ साथ वहाँ पर इसके वीडियो लेक्चर्स भी हैं जो आप हमारे मंथन सीरीज़ में देख रहे हैं यूट्यूब में, वो एक्सप्लेनर्स आपको ऐप में सबसे पहले मिल जाएगा। सो दैट एक स्ट्रक्चर तैयार कर लें कि जब आपको आंसर लिखना हो तो वो अननेसेसरी चीज़ों पर फोकस ना करके आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सटिक राइट, यू कैन हैव एन आइडिया। और ये होगा कैसे, बार बार प्रैक्टिस करने से। और ये सारे जो लेक्चर्स हैं इसके नोट्स, अच्छा जो नोट्स भी हैं मेंस का, वो भी हम लगातार सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर अपडेट करते रहे हैं। तो आप सेलेक्ट सिविल्स पर इनरोल करिए और किसी तरह की अगर क्वायरी हो तो 7992290065 इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और कैसे हमें इनको अप्रोच करना है। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे सवाल हैं। 2024 में थोड़ा सा दूसरे तरह से था, स्पेसिफिकली इंडियन एग्रीकल्चर के इश्यूज़ नहीं पूछे गए थे, वो हम अलग जो अपडेटेड है लेक्चर्स वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे हैं वो देखिए, आपको इनका नेचर और थीम एक जैसा मिलेगा। तो हमने सबको क्लब कर दिया है और जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है वो सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। ये 2021 में पूछा गया था, GS पे 5 है। ये कह रहा है वाई हैव सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज ड्रोन स्पेशल अटेंशन इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया, सजेस्ट मेजर टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे इंडियन एग्रीकल्चर किस तरह से प्रभावित है, और प्रभावित जब हुआ है तो हम बार बार सस्टेनेबिलिटी की बात अब क्यों करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में। तो बिल्कुल ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी ही समाधान दे सकता है जो प्रॉब्लम फेस कर रही है भारतीय कृषि। और ये पूछ रहा है कि क्या मेजर है, सजेस्ट द मेजर्स टू एड्रेस द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज हुआ तो सारा सिस्टम हो गया उल्टा सीधा। अब इसकी वजह से लग रहा है कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आने वाली जो जनरेशंस है, सस्टेनेबिलिटी होगी तभी उनको भी अर्थ पर कुछ मिलेगा ना, सर्वाइव कैसे करेंगे लोग। तो ये पूछ रहा है। अब कह रहा है भारतीय कृषि में दिस इज सस्टेनेबिलिटी, संधारणीयता और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को हल करने के लिए क्या उपाय है। सो ओवरऑल कह रहा है यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज़ हैं और सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस किया जा सकता है और इसको एड्रेस करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। अब ये तो एक पार्ट हो गया, यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नाउ अब ये सवाल है आपका 2017 बैकलॉग में। हम कोशिश करेंगे कि और भी जो साल का है पीवाईक्यूज़ वो भी कवर करें, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फेयर 4 साल का बहुत सारे सवाल हैं, इनफ है कि आप एक थीम पकड़ सकी। अब यहाँ पर भी देखिए, राइट एन ओवरव्यू ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है व्हाट, एग्रीकल्चर। तो हम ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भी देख लेंगे, एग्रीकल्चर में क्या कुछ पड़ता है। एंड आपको ये लिखना है, या दूसरा तो डायरेक्टली कह रहा है राइट द रिसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म, क्या कुछ रिफॉर्म आया गया है इंडिया में, विचार, ये थोड़ा सा कट हो गया है ना, विचार डन इन इंडिया, भारत में क्या कुछ किए गए हैं कृषि सुधारों की व्याख्या कीजिए। तो अगेन एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में ये सवाल है। अब आइए तीसरा सवाल, ये भी आपका 2017 के बैकलॉग में ही था। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि, हम जानते हैं कि अब तो ऐसा है नहीं कि आइसोलेशन में इंडिया क्या उपज हो रही है इसकी और सिर्फ इंटरनल कंजम्पशन होता है, अब क्या है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। तो उसमें कह रहा है कि WTO के जो रूल्स हैं उसका इंडियन एग्रीकल्चर में क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए, फिर आपका इंडियन
एग्रीकल्चर्स में जो प्रॉब्लम है खास करके मार्केटिंग में, उससे पूछ रहा है कि भारत में कृषि बाजारों के दोषों की समीक्षा कीजिए। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। किसान, अभी आप देख रहे होंगे अभी प्याज का सीज़न है, तो महाराष्ट्र में कई सारे रीजन्स में प्याज के पैसे के भाव बिक रहा है, 30 पैसा पर केजी। लेने वाला कोई नहीं है ना, किसान छोड़ कर जा रहा है। वहाँ से पहुँचती है मंडी, मंडी में बिचौलिए क्या मार्केटिंग करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी करते हैं। रिटेल प्याज का कम से कम कीमत आपको क्या है, 30 रुपये मिल रहा है। तो 30 पैसे से 30 रुपये किस तरह से 10,000 टाइम्स बढ़ गया ये। तो क्या कुछ आखिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ना। व्हाट आर द इश्यूज़, ये आपसे पूछ रहा है कि किसान को तो कुछ मिल ही नहीं पाता, लेकिन इसका जो हल है तो व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड। और फिर कह रहा है कि अगर कुछ लिया गया है, व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव देम। कागज़ों पर ले लिया जाता है स्टेप्स, लेकिन बहुत राहत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, इसकी समीक्षा करिए। नेक्स्ट आइए, एक स्पेसिफिक हम जानते हैं कि 4 सवाल में से एक झारखंड से रिलेटेड लिखना होता है। इसमें कह रहा है कि डिस्कस द कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन झारखंड। तो जो पैन इंडिया प्रॉब्लम है, झारखंड इज़ नो एक्सेप्शन। अब यहाँ से एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ की टोपोग्राफी अलग है, यहाँ के लैंड लॉज अलग हैं, थोड़ा माइनिंग पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो बिल्कुल रेप्लिका तो नहीं होगा, लेकिन जो पैन इंडिया प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगी। और वही कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप बताइए, पुअर परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है झारखंड का। सजेस्ट द मेजर्स फॉर अचीविंग हाई ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए कि उत्पादन, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी दोनों क्या हो सके, इसको बढ़ाया जा सके। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर के डायमेंशन से, 1 बाय 1 करके सब कुछ पूछ लिया है। तो हम क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ देख लेंगे। एग्रीकल्चर में वेयर इंडिया स्टैंड्स, इसका सस्टेनेबिलिटी को लेकर क्या प्रॉब्लम है, सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया कैसे स्ट्रगल कर रहा है, अगर उससे निपटने के तरीके हैं तो क्या हैं, मार्केट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस, सो दैट आपको और कुछ भी पूछ ले एक तो इसी थीम के आसपास आप बहुत ज़्यादा सोचिएगा भी तो इससे बाहर नथिंग कैन बी आस्क्ड। क्या पूछेगा और इंडियन एग्रीकल्चर में आप पिन पॉइंट करके पूछ सकता है, स्पेसिफिकली बताइए कि मोनोक्रॉपिंग से इंडिया कैसे निपट सकता है, या फिर वाटर शॉर्टेज जो है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, हेवी डिपेंडेंसी है, मानसून अनइवन है, तो इससे कैसे इंडिया निजात पा सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ जो आपके सवाल पूछे गए हैं प्रीवियसली, इनके पॉइंट्स आपको आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं व्हेन यू प्रिपेयर देम वेल। तो अब हम चलिए एवरीथिंग इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। क्वेश्चंस इसलिए ज़रूरी है कि आप सब कुछ समझ लें कि पूछता क्या है और क्या पूछेगा फिर से। तो नाउ वी विल लर्न कि व्हाट एक्चुअली इंडियन, पूरा हम एक होलिस्टिक पिक्चर देख लेंगे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, और फिर मॉडल आंसर्स हैं, मॉडल आंसर से आप उसको देख सकते हैं कि ईजिली वर्ड लिमिट्स में कैसे आंसर लिखे जाने चाहिए। ये सब कुछ कहाँ अवेलेबल है, तो इट इज़ अवेलेबल ऑन सेलेक्ट सिविल्स ऐप। चलिए इसको देखते हैं। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसके अगर आप बेसिक में ही देखेंगे, इसकी बुनियाद में, तो वो इसलिए कि एग्रीकल्चर अब मेयरली फूड तक सीमित नहीं रह गया। एक तो इसका दायरा दिन ब दिन बढ़ा है, एलाइड एक्टिविटीज़ इसमें जुड़े, प्लस कमर्शियलाइजेशन ऑफ फूड हो गया। अब इसकी वजह से नए नए टेक्नोलॉजीज़ आए, नए नए इनोवेशंस हैं, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया। तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिरदर्दी भी देता है, बहुत तरह के इश्यूज़ लेकर आता है। तो इस वजह से सस्टेनेबिलिटी की बात आ गई। प्लस ये जो एक्शंस हुए, इसका क्लाइमेट पर भी इम्पैक्ट हुआ, तो उसके जो इम्पैक्ट को और ज़्यादा वो मैग्नीफाई कर दिया। वो सारी चीज़ ओवरऑल एग्रीकल्चर के हेल्थ पर इम्पैक्ट डाली है। स्पेसिफिकली आगे हम उसके बारे में देखेंगे। अभी बेसिक हम देख लेते हैं कि ये जो सेक्टर है, ये ट्रेडिशनल पहले क्रॉप कल्टीवेशन से अब क्या हो गया, हाई यील्ड वैल्यू इंडस्ट्रीज़ में बदल गया, जो कि अभी हमने देखा। एलाइड एक्टिविटीज़ अगर आप जोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा इसका दायरा है, बी डेयरी फार्मिंग हो या एनिमल हस्बेंड्री हो। तो सबका जो प्रेशर है कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली हमें कुछ अल्टरनेट निकालना होगा, सो दैट लॉन्ग टर्म में जो एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके अलावा इसके नीड्स अलग अलग हैं, सो सबको ऑल टुगेदर देखते हुए जो स्ट्रेस पड़ रहा है एग्रीकल्चर पे वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और उसका स्ट्रक्चरल बोटलनेक जो है, जो दिक्कतें हैं वो तो है ही हैं, और थोड़ा सा अगर सॉल्यूशन होता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होते आ रहा है। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि नॉट ओनली ट्रेडिशनल क्रॉप, बल्कि ये हाई वैल्यू एलाइड सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में बदल गया। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशूज़ क्रिएट कर रहा है। उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर किस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है वो हम देख लेते हैं। तो अभी भी अगर हम बात करें, वैल्यू एडिशन जीडीपी में 18 से 20% तक का ये करती है 2025-26। ये डाटाज जो हैं इकोनॉमी के, वो जितना आप अपडेटेड डाटा अपने आंसर्स में लिखेंगे, जितना उसको सब्सटेंशिएट करेंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। ये सब एक्स्ट्रा मार्क्स आपको लेकर देता है। अभी लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा चीज़ें याद करें कैसे, लेकिन वंस यू मेमोराइज देम, आप उसको कोशिश करिए, एक तो करते करते हो जाता है, और जब आपको रिवॉर्ड उसका देखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड कि ये वर्थ इट था, है ना। तो ये एक चीज़ है कि एग्रीकल्चर इसलिए भी ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर, हम बचपन से सुनते आते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो अभी भी सर्विस सेक्टर इतना डोमिनेटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर दिया जाता है, उसके बावजूद भी 18 से 20% जो हमारे जीडीपी में ग्रॉस वैल्यू एडिशन करती है, या सिंपल आप ये कह लें जीबी वगैरह, हम जब नेशनल इनकम देख रहे हैं तो हमने उसमें डिस्कस किया है। तो एग्रीकल्चर जो है टोटल
आपके जीडीपी का 18 से 20% कंट्रीब्यूट करती है और हर सेक्टर में ईयर ऑन ईयर इस सेक्टर में 3.1% का ग्रोथ भी देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ टाइम से मानसून जो था थोड़ा फेवरेबल था। फिर ये तो हो गई लक की बात कि मानसून कभी ठीक हुआ कभी नहीं, जब ठीक रहा तो हमें ग्रोथ दिख गया। अब कोर एग्रीकल्चर के अलावा जो एलाइड सेक्टर है, सहायक क्षेत्र है ना, उसमें क्या हो रहा है कि ये रोबस्ट, इसमें ग्रोथ 4.45% का देखने को मिल रहा है। लेकिन जो इसका एक्सपेंशन है हाईली अनइवन है। अनइवन मतलब कोई चीज़ बहुत एबनॉर्मली बढ़ गई है, कोई चीज़ में ग्रोथ देखने ही को नहीं मिल रहा है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करते हैं, नीड भी है कि हम फर्टिलाइज़र पर डिपेंडेंसी कम करें, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रोथ उतना नहीं है। और लाइव स्टॉक या फिशरी, उसको आप देखिएगा तो फिशरी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। कितना है? तो ये 8.8% तक बढ़ रहा है। वहीं कोर क्रॉप सेक्टर में क्या है? लैक है, कमी है। तो जो ग्रोथ है, हर सेक्टर बैलेंस कैसे बनेगा? हर सेक्टर में जो ग्रोथ है इवन देखना चाहिए। थोड़ा मोड़ा टॉलरेंस चलता है कि 1-8% का, या डेसिमल में है कि 0.5% कम ज़्यादा हो। कोई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी में ग्रोथ है ही नहीं या निगेटिव ग्रोथ है। तो इस वजह से ये इसका एलाइड सेक्टर का एक प्रॉब्लम है। अब दूसरा क्या है कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है और उसी का हम कॉस्ट देखते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट या हमारा वेदर पे करता है। इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन रीच कितना हो गया है? रिकॉर्ड हाई। कितना? तो 3577 लाख मेट्रिक टन। ये थोड़ा सा डाटा याद रखिए, इतना स्पेसिफिक नहीं देना है। 36 लाख, आप रफली 4000 भी कह सकते हैं, 4 लाख मेट्रिक टन रीच हो गया है। वही चीज़ है 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित रिकॉर्ड 3577 लाख मेट्रिक टन पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण था धान, गेहूं और मक्का की बम्पर पैदावार। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ दिखेगा कि मोनोक्रॉपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि एमएसपी का सपोर्ट होता है। वो सब हम धीरे धीरे देखेंगे। एमएसपी का सपोर्ट होता है तो चावल गेहूं बहुत ज़्यादा उपज हो जाता है, जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं इसकी तुलना में वो नहीं हो पाती। नंदलेस वो हम जब देखेंगे तब देखेंगे। अब ये चीज़ें आप याद रखिए कि परफॉर्म कैसा कर रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में हालांकि डिस्पैरिटी है, बट स्टिल इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है 4.45%। किसमें? एलाइड सेक्टर्स में। उसके साथ साथ जो फूड प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। एंड देन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो राइस, व्हीट या फिर कॉर्न का, यानी मक्के की खेती हो रही है। देन फिर हम ये देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर फ्लिप का क्या मतलब है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो टोटल फूड ग्रेन से भी ज़्यादा हो गया है, प्रोडक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये 33% ऑफ एग्रीकल्चर में जितना है, हमने देखा कि नेट जो आपके जीडीपी में वो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, वो है कितना? तो 18 से 19%। अब इस 18 से 19% का एक तिहाई हम ये देखते हैं कि दिस इज़ एडेड बाय हॉर्टिकल्चर। और ये हॉर्टिकल्चर इतना हो गया है कि जो कोर है फूड ग्रेन प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हो गया है। तो एक तरफ तो अच्छी बात है ये कि हमारे एग्रीकल्चर में ही ये एक पार्ट है ना हॉर्टिकल्चर, लेकिन जो कोर एग्रीकल्चर है उसमें ग्रोथ ना होकर हॉर्टिकल्चर में हो रहा है। और अगेन हॉर्टिकल्चर इज़ हेवली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जापान ने किससे आम इंपोर्ट करने से इंडिया का मना कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ सॉयल, ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसकी वजह से फिर वो स्ट्रेस जो है और सस्टेनेबिलिटी है उस पर असर पड़ना ही पड़ना है। अब दूसरा क्या है, एक हम जब फिगर देख रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट डिस्पैरिटी के बारे में देख लेते हैं। अब ये है कि तो भले हमने देखा कि एग्रीकल्चर में ये 18 से 19% तक ही ग्रॉस वैल्यू एडिशन कर रही है, लेकिन इसमें क्या है, नियरली 46% इंडिया का वर्कफोर्स लगी हुई है। तो 45 आदमी मिल के कर रहे हैं, समझिए एक तरह से 19 लोग का काम। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। काम नहीं है लेकिन झूठ का लगे पड़े हैं किसमें? एग्रीकल्चर में। तो ये चीज़ें हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के दूसरे साइड को दिखाती है, जो कि कंसर्निंग है ना। रोजगार असमानता, आर्थिक उत्पादन में भले 5वें हिस्से से भी कम है जो हमने देखा, लेकिन कृषि क्षेत्र में अभी भी लगभग 46% के लोग के आसपास के लोग इसमें रोजगार हैं। तो ये कैमोफ्लेज्ड है, एक तरह से बस टाइम पास हो रहा है। ये कुछ एडिशन तो कर नहीं रहे हैं। ये मान लीजिए आप 20% के लिए अगर 20% लोग तक रहते और बाकी लोगों को अल्टरनेट 25% लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता तो ये और वैल्यू एडिशन करते ना। तो एक तरह से क्या है, बस नाम का रोजगार है, बट अल्टीमेटली दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक देख लिया कि इंडियन एग्रीकल्चर का सीन क्या है, प्रोडक्शन किस तरह की करती है, उसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितने का कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ लेकिन उसमें भी हॉर्टिकल्चर इज मेनली डोमिनेटिंग रेदर देन एग्रीकल्चर क्रॉप्स के। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, जो हमने डिस्पैरिटी देखी है कि हमें इश्यूज़ और प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो एक बार हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया जाना चाहिए, पहले एक्सेलरेट किया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी है एडटेक, उसी तरह एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एडटेक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, सो दैट पब्लिक स्पेंडिंग अगर इसमें ज़्यादा होगा R&D में
तो नए नए सीड वैरायटी आ सकेंगी, नए नए क्लाइमेट रेजिलिएंट, ड्रॉट टॉलरेंस, कम पानी में भी उपज होने वाले पौधे उग सकेंगे। अब अभी देखिएगा करंट सिनेरियो तो 0.5% से भी कम है इन्वेस्टमेंट, तो इसको बढ़ा के अगर 1% भी करे तो चीज़ें हमें मिले। अब इतना बड़ा देश जिसमें ह्यूजली डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर में, लेकिन R&D में एग्रीकल्चर के नाम पर क्या है, नथिंग। सो दिस इज़ अ हाई टाइम। वही चीज़ है सार्वजनिक कृषि प्रौद्योगिकी निवेश को बढ़ावा देना। ग्रॉस वैल्यू एडिशन के 0.5% यानी 18-20% जितना हो रहा है टोटल GDP का, उसका 0.5% तो कम से कम खर्च करें ना R&D में। अभी क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है उसी के बेसिस पर सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ अ हाई थिंग कि इस पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। फिर क्या है कि प्रायोरिटाइज एलाइड सेक्टर फॉडर बैंक्स। अभी भी मेनली लाइव स्टॉक पर डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर की। आपको बस मैंने पहले भी बात की थी जब हम दूसरे लेक्चर्स देख रहे थे कि आपको टेक के नाम पर ज़्यादातर दिखेगा कि बहुत हद तक ये हुआ है मैक्सिमम कि ट्रैक्टर्स आर रिप्लेसिंग किसको, बैल को, या जो भी मवेशी से होती थी खेती। उसके अलावा ये भी बहुत लिमिटेड है, आपको देखने को लग सकता है ऐसा, लेकिन अभी भी जो मोस्टली है इंडिया में एग्रीकल्चर, दिस इज़ डन थ्रू लाइव स्टॉक। अब इन लाइव स्टॉक को अगर बेहतर खाना मिल सके, इनको फॉडर का इंतजाम अगर हो सके तो हर तरह से काम देगा। लाइव स्टॉक ना सिर्फ क्या है आपके खेती के लिए, रेदर देन अब मीट एक्सपोर्ट में इंडिया ब्राज़ील के बाद सेकंड मीट एक्सपोर्टर है, और वो भी किस में आता है, एलाइड एक्टिविटी में। तो अगर इसको ठीक किया जाए तो इसको कैसे ठीक किया जाए, तो एलाइड सेक्टर के फॉडर बैंक्स को बनाया जाए। यहाँ पर भी देखिए कि फॉडर में 32% तक की कमी है। अब इसको कम करने के लिए जो डिग्रेडेड हो रहा है फॉरेस्ट जो है, फिर जो अनयूज्ड है उसमें पेड़ या घास लगाया जाए, या जो क्षतिग्रस्त वन है उसमें सामुदायिक भूमि पर उपयोग करके चारा बैंक स्थापित किया जाए, यानी उसको क्रिएट भी किया जाए और जो है उसकी भी हालत सुधारी जाए। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके अलावा और एग्रीकल्चर की जो हम देख रहे हैं बुरी हालत, उसको ठीक करने की ग्रीन इनिशिएटिव्स पर फोकस किया जाए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इंडियन एग्रीकल्चर में अडॉप्ट करने की धीरे धीरे उसको फिर प्रोसीड करने की ज़रूरत है। तो हमने एक ओवरऑल इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में देख लिया कि चल क्या रहा है इंडियन एग्रीकल्चर, इसका हेल्थ कैसा है, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और शॉर्ट टर्म किस चीज़ में प्रायोरिटाइज़ करने की हमें ज़रूरत है। अब हम जो इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है व्हाट एक्चुअली दे आर, और हर डायमेंशन, जैसे हमने बात की ग्लोबलाइजेशन के, WTO के इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी, वे फॉरवर्ड, झारखंड का क्या सीन है, सब कुछ हम धीरे धीरे देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है आखिर इंडियन एग्रीकल्चर में। तो या तो इसको यहीं तक रखते हैं, लेंथ ऑफ द वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड देन एवरेज अगर रिटेंशन देखते हैं तो एवरेज रिटेंशन जो एस्पिरेंट का है 3-4 मिनट रहता है। तो ऐसे तो भाई फिर आप रील ही देखिए, रील स्क्रॉल करिए, तभी आपको कुछ आइडिया लग सकता है। और अगर आप वहाँ से कर जाएँ तो वेल एंड गुड है। जब तक थोड़ा सा आप स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, थोड़ा अपने आप को कंपोज काम नहीं रखेंगे, कोई काम नहीं होने वाला। दैट बीइंग सेड, जो ये बाकी चीज़ें हैं हम इसको नेक्स्ट लेक्चर पे प्रोसीड करेंगे। और अगर आप पेड कोर्स में इनरोल किए हैं, वन ऑफ दोस्त जिन्होंने इनरोल किया है, तो ये चीज़ें हम आज मोस्टली या फिर कल हम इसको अपडेट कर देंगे। आपको यूट्यूब में वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेलेक्ट सिविल्स पे इनरोल करें और आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो 7992290065 इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सेलेक्ट सिविल्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और जो बाकी यहाँ से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम किया, जो हमने अलग अलग पॉइंट्स बात की, उसको हम कवर करेंगे, लेकिन आज इसको यहीं पर रोकते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ द वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पढ़ते रहिए, बाकी इस नंबर पर हम हैं, अगर आप रीच ऑन करना चाहते हैं तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।